हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मेरा जो टॉपिक है वो रहेगा स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। ये टॉपिक मैंने क्लास 10th की न्यू एनसीईआरटी से ही लिया है, हिस्ट्री की बुक से, और इसमें चैप्टर नंबर 9 है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। इसमें हम जानेंगे कि आज़ादी के 50 वर्ष के बाद भारत में किस तरह की नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए गए हैं और बाकी विषयों के साथ भारत की क्या स्थिति रही है, ये सब हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध है वो आज़ादी से पहले ही, यानी कि उसका टाइम था जैसे कि 1914 से 18 तक चला था। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो शुरू हुआ है 1939, 1 सितंबर 1939 से 1939 से लेकर 1945 तक ये चलता है। तो इसके बाद की जो स्थिति है संसार भर में क्या हुआ, तो इससे रिलेटेड जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है कि संसार कौन से दो दलों में बट गया, दो दल बन गए थे पूरे संसार भर के देशों के। तो अमेरिका के नेतृत्व में तो बना गुट है उसको पश्चिमी ब्लॉक नाम दिया गया है, और सोवियत संघ के नेतृत्व में बने गुट को पूर्वी ब्लॉक कहा गया है। इस तरह से पूरा संसार दो भागों में डिवाइड हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। भारत ने किस गुट का सदस्य बनने का प्रयास किया? भारत ने कौन से गुट में शामिल होने की सोची? तो उन्होंने दोनों गुटों से आर्थिक तकनीक सहयोग प्राप्त करने के लिए इन दोनों में मित्रता का भाव बनाए रखा, यानी कि वो किसी भी गुट से वैर नहीं रखना चाहता था, तो दोनों में मित्रता का भाव उसने बनाए रखा। भारत ने आजादी के बाद कैसी विदेश नीति अपनाई? तो भारत ने मतलब आजादी हुआ है तो आजादी के बाद कैसी विदेश नीति अपनाता है, तो ये इन्होंने अपनाई है गुट निरपेक्षता की नीति। जैसे कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में कि दोनों गुटों से बराबर का सहयोग रखा है, यानी कि किस लिए? आर्थिक और तकनीक सहयोग प्राप्त करने के लिए मित्रता का भाव रखा है। गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है? तो किसी भी गुट में शामिल न होकर सही को सही कहना और गलत को गलत कहने पर आधारित रही है, ये है गुट निरपेक्षता की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम 1960 के दशक में किन चीजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया? तो वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं, तो ये सब जानेंगे। जैसे कि भारत चीन युद्ध, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है, और सूखा जो है उस टाइम पे पड़ा है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति और श्वेत क्रांति, ये क्रांतियां देश में ये कार्यक्रम लागू किए गए हैं। तो ये किस लिए लागू किए गए हैं? ये तो जैसे कि हरित क्रांति सभी को पता होगा, हरा भरा रखने के लिए, यानी कि कृषि क्रांति। नेक्स्ट है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति किसको कहा गया है? तिलहन के उत्पादन से, तिलहन जो है उनको उपजाया गया। नेक्स्ट है नीली क्रांति है मत्स्य पालन से संबंधित, मछलियों का पालन किया गया। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, यानी कि दुग्ध उत्पादन पर जोर दिया गया देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नेक्स्ट है हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? कृषि उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि को ही हरित क्रांति कहा गया है। ठीक है, तो 1970 के दशक में जो है कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है हरित क्रांति स्टार्ट करने से? तो गेहूं, चावल, मक्का के उत्पादन में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि होती है फसलों के उत्पादन में। आजादी के बाद भारत में राजनीतिक संकट अनुभव किया गया है। तो ये राजनीतिक संकट कब पनपा है इंडिया में? तो ये है 1975 ईस्वी में। इंदिरा जी ने किस नारे के साथ, कौन सा ऐसा नारा दिया और फिर सत्ता को संभाला? तो ये 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर अपनी सत्ता को संभाला है। इंदिरा गांधी को किस न्यायालय द्वारा अनुचित आचरण का दोषी पाया गया है? तो ये 12 जून 1975 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा। इंदिरा गांधी की नीतियों का खुलकर विरोध किसने किया है? उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया है इंदिरा गांधी की, तो ये किया है जयप्रकाश नारायण जी ने। क्यों? क्योंकि वो इंदिरा गांधी की नीतियों से सहमत नहीं थे और उन्होंने इनकी नीतियों का खुलकर विरोध किया है। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, का नारा देकर उन्होंने जनता में
जोश भरा है। कौन सा नारा है? सिंहासन खाली करो, यानी कि वो इंदिरा गांधी से कह रहे हैं कि आप राजकाज त्याग दो और जनता को और चुनने दो अपना प्रतिनिधि। भारत में आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने क्यों और कब की? तो ये की है 25 जून 1975 ईस्वी में अपनी सत्ता बचाने के लिए। ठीक है, आपातकाल क्यों लागू किया था? जैसे कि एक क्वेश्चन हम यहाँ कर चुके हैं कि इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुचित आचरण का दोषी पाया है 12 जून 1975 को। तो इसी तरह से जनता का तीव्र प्रतिरोध हुआ है और इस कारण उन्होंने 25 जून 1975 को अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों समाप्त किया? तो ये फिर जनता ने तीव्र विरोध किया है, तो इसके कारण ही आपातकाल को समाप्त कर दिया गया। आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निर्धारित उद्देश्य को, मतलब पहले ही फिक्स उद्देश्य होते हैं तो उनको एक निर्धारित समय में ही पूरा करना होता है और इस निर्धारित उद्देश्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए जितने देश में संसाधन है उन संसाधनों का बेहतर ढंग से प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी या और वन, तो उन सब का उपयोग करके एक निश्चित उद्देश्य पहले ही फिक्स कर लिया जाता है और एक टाइम तो उसको पूरा करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत के 8 उद्योगपति थे जिन्होंने आर्थिक नियोजन को प्रस्तुत किया है। तो ये कब प्रस्तुत किया है? 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान के रूप में ये प्रस्तुत किया गया है। और क्या क्या इसमें है प्लान में? भूमि सुधार, सहकारी पत्ती और योजनागत विकास। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना कब व किसने की? तो ये की है 15 मार्च 1950 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की है? 15 मार्च 1950 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब व क्यों की गई? तो ये की गई है 6 अगस्त 1952 को। और किस लिए? योजना आयोग की सलाहों व योजनाओं पर संशोधित दिशा निर्देश देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश कब बनाया? परमाणु शक्ति से परिपूर्ण देश बनाया है तो ये 1974 में किया गया था और 1998 में परमाणु परीक्षण करके अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया है। जैसे कि 1974 में राजस्थान में स्टार्टिंग थी। मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाना जाता है। कौन सी संस्थान के अनुसंधान कार्यों के कारण भारत ने वैज्ञानिक उन्नति की है? तो ऐसे कौन से संस्थान हैं? तो ये हैं जैसे कि इसरो, बार्क और आईआईटी जैसे संस्थानों के रिसर्च अनुसंधानों के कारण ही इसे वैज्ञानिक उन्नति के चरम तक पहुंचाया है। भारत की विदेश नीति के मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं? तो कैसी विदेश नीति रही है भारत की और इसके मुख्य आधार क्या हैं? तो जैसे कि पंचशील का सिद्धांत दिया है, गुटनिरपेक्षता जिसका डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, स्वतंत्र विदेश नीति, विदेशों के साथ स्वतंत्र नीति अपनाना, और राष्ट्रीय और वैश्विक हित प्राप्ति। अपने कौन सी प्राप्ति? राष्ट्रीय और वैश्विक हित की प्राप्ति, यानी कि अपने भी और पूरे संसार भर के भले के लिए काम करना। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो लगभग इसमें हम जानेंगे कि उत्तर पश्चिम में कौन से हैं। जैसे कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है और उत्तर में चीन और नेपाल 2 कंट्रीज हैं। उत्तर पूर्व में भूटान आ जाता है, बांग्लादेश, और पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में श्रीलंका। तो ये हैं भारत के निकटतम पड़ोसी देश। पाकिस्तान ने भारत पर कब कब हमला किया है? जैसे कि एक तो 1947 में, फिर सेकंड 1965 में और थर्ड 1971 में, और लास्ट जो हमला हुआ था वो कारगिल युद्ध वो हुआ था 1999 में। नेक्स्ट है चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तो इसी आक्रमण की कड़ी में चीन भी बराबर का हिस्सेदार है। उसने किया है 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। 1947 से 1971 ईस्वी तक पूर्वी पाकिस्तान किसे माना गया है? तो ये माना गया है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश को अलग देश की मान्यता कब और किसने दी?
तो ये 6 दिसंबर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश को अलग देश की मान्यता मिली है और ये भारत ने दी है। नेक्स्ट है, जैसे कि विश्व के कौन से देश हैं जो महाशक्ति के रूप में उभरे हैं, तो ये सभी को पता है, अमेरिका और सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरे हैं उस टाइम पे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब और क्यों की गई, तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। इसका मेन उद्देश्य तो यही रहा है कि संसार भर के देश आपस में लड़े नहीं, क्योंकि दो विश्व युद्ध हो चुके थे। तो उस विश्व युद्ध से परेशान होकर संसार भर के नेताओं ने एक ऐसे संघ की स्थापना करने की सोची कि जो पूरे राष्ट्र में शांति स्थापित करने, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन थी और इस किसे बनाया गया। जैसे 1953 में 1953 ईस्वी में भारत की जो विजय लक्ष्मी पंडित है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली